हम्म। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये अपना, ठीक है ना, बेसिक का मैथमेटिक्स है, सीबीएसई बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, सैम्पल पेपर को वन बाय वन, ठीक है ना, कि मतलब क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या दे रखा है यहाँ पे देखो, एच सी एफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, the smallest three-digit number is 2 to the power m and 5 to the power n. The respective value of m and n are. अब देखो पहला नंबर क्या दे रखा है, एच सी एफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अगर लिखेंगे तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, क्या होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो अपना क्या होता है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होता है अपना टू होता है, क्या होता है, टू होता है। टू जो है एक ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो कि प्राइम के साथ साथ इवन है, अदरवाइज टू को छोड़ के कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होगा, वो ऑड होगा। क्लियर। तो पहला नंबर दिया गया। अब देखो दूसरा क्या दे रखा है, पहला नंबर एस सी एफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इट मीन्स टू, ओके, एंड स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। अच्छा आप लोग बताओ, थ्री डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट लेस्ट थ्री डिजिट डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, थ्री डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होता है 100। अब ये बोल रखा है 100 और 2 का एच सी एफ फाइंड करने के लिए। तो एच सी एफ मतलब कॉमन फैक्टर होता है। तो देखो टू को हम लोग टू टू ओनली टू की पावर वन लिखेंगे, ठीक है, इंटू फाइव का पावर जीरो। और हंड्रेड को हम लोग क्या लिखेंगे, हंड्रेड को लिखेंगे टू का स्क्वायर इंटू फाइव का स्क्वायर, क्योंकि 25 आप लोग 100 को इधर कर लो फैक्टर, तो दो से कितना होगा यहाँ पे देखो 50, फिर बताओ दो से कितना होगा 25, और फिर बताओ पाँच से पाँच, आ रहा समझ में ना। तो ये कितना हो गया, दो का स्क्वायर इंटू पाँच का स्क्वायर। अब बताओ दोनों में क्या होगा कॉमन, दोनों का जो कॉमन होगा एच सी एफ होगा, वो क्या होगा बताओ, तो टू का पावर वन इंटू फाइव पावर जीरो। अब बताओ ये बोल रखा है किसके इक्वल है, क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन में दे रखा है टू टू पावर एम इंटू फाइव टू पावर एन के फॉर्म में है, फाइव टू पावर एन के फॉर्म में है। तो यहाँ से बताओ एम बराबर कितना होगा वन, और एन इजकल टू कितना हो गया जीरो। तो आप इसमें बोल रखा है, तो देन रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ एम एंड एन, तो एम का वैल्यू कितना होगा आप बताओ, एम का वैल्यू वन होगा और एन का वैल्यू जीरो, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आई थिंक आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर टू पे अगर मूव करें, कौन सा, क्वेश्चन नंबर टू पे, क्वेश्चन नंबर टू आप देखो वहां पे क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर। अब बोल रखा है दो अलग अलग नेचुरल नंबर है, एक है ए, दूसरा है बी, ये दोनों दो अलग अलग नेचुरल नंबर। तो बोल रखा है एचसीएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन एलसीएम, ये तो हमेशा सही होता है, क्यों, सॉरी, एचसीएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन एलसीएम, ये तो रॉन्ग होता है, क्योंकि एलसीएम हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, एचसीएफ से, एचसीएफ से एलसीएम ज्यादा होता है। अच्छा दूसरा ऑप्शन अगर हम लोग देखें, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, क्या बोल रखा है, एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, ये ट्रू होगा। ट्रू क्यों होगा, तभी जस्ट हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया था, फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या लिखा था, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था टू, टू को लिखा था टू पावर वन इंटू फाइव टू पावर जीरो, और दूसरा आया था अपने पास क्या आया था, हंड्रेड, हंड्रेड को हमने क्या लिखा था, टू का स्क्वायर इंटू फाइव का स्क्वायर। तो इसका जो एच सी एफ आया था, एच सी एफ क्या आया था, एच सी एफ आया था टू का पावर इंटू टू पावर वन इंटू फाइव पावर जीरो। लेकिन इसका एलसीएम बात करेंगे ना, एलसीएम मतलब इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट पावर। टू में देखो यहाँ पे कितना है सबसे ज्यादा पावर, तो टू है यहाँ पे, यहाँ पे देखो टू है, ठीक है ना। तो क्या होगा, टू का स्क्वायर इंटू फाइव का स्क्वायर। ये देखो हमेशा ये वाला नंबर इसको डिवाइड करेगा, हमेशा डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम का फैक्टर होगा, मतलब ऑप्शन टू तो सही होगा। अच्छा ऑप्शन थ्री हम लोग देखते हैं, क्या होगा, एलसीएम इज अ फैक्टर ऑफ एचसीएफ, ये तो रोंग हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम जो है एचसीएफ का फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम ये होगा बिगर नंबर होगा, ये बड़ा होगा। देखो टू का स्क्वायर, ये फाइव का स्क्वायर है, तो ये बिगर नंबर होगा, लेकिन एचसीएफ छोटा होता है, तो ये उल्टा नहीं होगा। तो ऑप्शन टू, ऑप्शन बी इज, मतलब सॉरी, इसका जो सेकंड है ना वो करेक्ट होगा। अब इसमें देख लो ऑप्शन क्या होगा एबीसी में, ओनली वन तो रॉन्ग, ठीक है ना, वन एंड थर्ड रॉन्ग,
वन एंड टू रॉन्ग, ओनली टू, ओनली टू इज राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डी होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखोगे तो आपको समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, बोल रखा है इसमें से ऐसा कौन सा इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका यूनिक सॉल्यूशन है। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन मैंने बताया था कि मान लो दो लाइन है, एक लाइन है ये, दूसरा लाइन ये है, अगर दोनों एक जगह पर कट कर रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। दूसरा होता है नो सॉल्यूशन, मतलब एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये होगा, मतलब ये दोनों लाइन क्या होगा? पैरेलल लाइन होगा। कौन सा लाइन होगा? पैरेलल लाइन होगा। इसमें नो सॉल्यूशन होता है, क्या होता है? नो सॉल्यूशन। और तीसरा होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन हो, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अच्छा, आप अगर अच्छे से देखोगे तो एक्स इक्वल टू वन और एक्स, सॉरी एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन, इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ना। देखो ये होगा वाई एक्सिस, ये होगा एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स इक्वल टू जीरो होगा, इस लाइन को अपन लोग बोलते हैं एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, और एक्स इक्वल टू वन ये वाला लाइन होगा, तो ये होगा एक्स इक्वल टू वन। तो बताओ कभी भी एक दूसरे को कट करेगा? नहीं करेगा, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। इसका मतलब इसका नो सॉल्यूशन होगा, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शन बी देखेंगे तो ऑप्शन बी अब मेटर हो गया कि आप ऐसे कैसे फाइंड कर सकते हो। तो इसका मैंने एक रूल बताया था, आप याद रखो। अगर मान लो कोई भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन दे रखा है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस, सॉरी ये वाई है, प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे ए वन बाय ए टू। ओके, उसके बाद बी वन बाय बी टू, उसके बाद सी वन बाय सी टू। अगर मान लो ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू आ रहा है, लेकिन सी वन बाय सी टू इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये लाइन होता है पैरेलल। क्या होता है? पैरेलल, मतलब नो सॉल्यूशन। पैरेलल, ठीक है, मतलब नो सॉल्यूशन। अच्छा, इसी की जगह पर हम लोग ए वन बाय ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू करते हैं। अगर ये वाला कंडीशन आ रहा है, ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। कौन सा लाइन होता है? इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब ये वाला लाइन होगा, ये वाला लाइन होगा, ये वाला लाइन, मतलब क्या हो गया कि वन सॉल्यूशन। यहाँ पे कितना सॉल्यूशन है? ओनली वन सॉल्यूशन। अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या बनता था? ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू। अगर ये आ रहा है तो ये होता है, क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब हो गया कि ये वाला केस बन जाता है, मतलब एक ही लाइन पे दूसरा लाइन है, ठीक है ना, मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, इसका सभी का सॉल्यूशन देख लेता हूँ, ए वन ए टू और बी वन बी टू सब फाइंड करता हूँ। देखो मैं फर्स्ट अगर मैं बात करता हूँ इसका बी का, मैं चेक कर रहा हूँ बी का, तो बी का देखो कितना है। यहाँ पे बताओ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन, मतलब वन। अच्छा, यहाँ पे कितना है देखो, टू, वन बटा टू इज इक्वल टू, यहाँ बताओ ये वाई का कोएफिशिएंट क्या है? वन। क्या होगा? वन डिवाइडेड बाय ये वाई कोएफिशिएंट टू, क्या है? टू। ओके, इज इक्वल टू कांस्टेंट है जीरो बाय जीरो। आ रहा है समझ में ना? देखो ये ए वन इक्वल टू ए टू है, सॉरी ए वन बाय ए टू, ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू है। और इसने बोल रखा विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इसमें यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा, ठीक है, या तो नो सॉल्यूशन होगा या फिर क्या होगा? इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होगा। तो इसको अपन लोग छोड़ देते हैं। तो मैं आता हूँ ऑप्शन सी पे। कहाँ पे? ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी को मैं अगर यहाँ पे मैं चेक करूँ, ऑप्शन सी को बताओ, यहाँ पे एक्स साथ कौन है? वन, हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय, यहाँ बताओ एक्स साथ कौन, सॉरी यहाँ पे एक्स साथ, हाँ इस वाले एक्स साथ वन, तो वन बाय वन इज इक्वल टू, यहाँ बताओ वाई के साथ कौन है? वन, तो वन बाय, यहाँ बताओ क्या है? माइनस वन, माइनस वन। ये दोनों बताओ आपस में इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब ए वन बाय ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू। और ये वाला कंडीशन बनता है तो बताओ, यहाँ से बताओ आप लोग कितना सोल्यूशन होता है? एक सोल्यूशन होता है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन अपना बी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है, बी इज राइट आंसर। क्लियर? आ गया? अगर हम लोग उसके बाद आते हैं, थर्ड हो गया, थर्ड का, सॉरी थर्ड का सी होगा, सॉरी बी नहीं सी, ठीक है, थर्ड का सी होगा। अगर हम लोग फोर्थ में आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इफ द इक्वेशन
क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस आर इक्वल टू जीरो वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हैज रियल एंड इक्वल रूट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला नंबर, आपको यहाँ पर स्टेटमेंट आपको पता होगा कि आपने मुझे बताया था कि इफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन if d is equal to 0 d is equal to 0 then it has equal real real and equal roots। क्या? रियल एंड इक्वल रूट्स। और d बराबर क्या होता है? d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ये हो जाएगा जीरो। क्लियर? तो अपने क्या बोल रखा है यहाँ पर, इफ द इक्वेशन क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस आर हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब ये इसका डी जीरो होगा। क्या होगा? डी जीरो होगा। तो हम लोग इसको इधर में लिख रहा हूँ, ठीक है ना? देखना क्या हो जाएगा। क्या है अपना? क्यू एक्स स्क्वायर, फिर क्या दे रखा है? प्लस का पी एक्स, फिर देखो क्या दे रखा है? माइनस का आर इजकल टू जीरो। बताओ, यहाँ से ए इजकल टू हो गया क्यू, बी इजकल टू हो गया पी, और सी इजकल टू होगा माइनस का आर। और हम लोग जानते हैं फोर फोर इक्वल इक्वल रूट्स, फोर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। तो बी के जगह पे क्या होगा बताओ? यहाँ से पी, मतलब पी स्क्वायर माइनस फोर, तो फोर ही रहेगा। ए के जगह पे क्या होगा बताओ? यहाँ से क्यू, क्या होगा? क्यू। और सी के जगह पे माइनस आर इक्वल टू जीरो, यानी कि पी स्क्वायर माइनस 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 प्लस फोर क्यू आर इक्वल टू जीरो, यानी कि सॉरी पी स्क्वायर इक्वल टू। अब बताओ, इसको मैं इस साइड कर लेता हूँ तो हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4 क्यू आर। अब बताओ यहाँ से क्या होगा? पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4 क्यू आर कौन सा होगा? पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4 क्यू आर। देखो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, उसके बाद हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ एक्स इक्वल टू माइनस वन इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस देन ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपको 5 दे रखा है कि अगर x इक्वल टू माइनस एक रूट होगा इस इक्वेशन का, तो किस इक्वेशन का? इस इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं रूट होता क्या है। रूट का मतलब होता है, रूट्स मीन्स वैल्यू ऑफ x which satisfy द इक्वेशन। मतलब क्या? कि x का वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने का मतलब हो गया कि एल एच इक्वल टू आर एच हो जाए, ठीक है। एल एच इक्वल टू आर एच हो जाए, इसका मतलब हो गया कि जब हम लोग x इक्वल टू माइनस वन इसमें पुट करेंगे, ये इक्वल हो जाएगा जीरो के। किसी इक्वल हो जाएगा? जीरो के। तो मैं क्या कर रहा हूँ? इसको पुट कर रहा हूँ। अपना इक्वेशन कितना है? ए एक्स स्क्वायर, फिर दे रखा है माइनस का बी एक्स और प्लस का 3 = 0। यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ। क्या पुट करूंगा? पुट एक्स इक्वल टू माइनस का वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट करूंगा, ये हो जाएगा ए इंटू माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस का बी इंटू माइनस वन प्लस का 3 = 0। तो ये हो जाएगा कितना? ए प्लस बी माइनस सॉरी प्लस 3 = 0। हम लोग चेक करते कोई ऑप्शन है क्या? ए प्लस बी प्लस 3 = 0, मतलब ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। समझ में आ रहा है क्या? तो धीरे धीरे हम लोग यहाँ से करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, इन द गिवन फिगर लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ द राइट ट्रायंगल ए ए ओ बी। देखो ए ओ बी ये क्या है? राइट ट्रायंगल है, ठीक है। ए ओ बी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है? राइट ट्रायंगल है, ठीक है। ये राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल में आपको पता है कि राइट ट्रायंगल में क्या होता है कि जो भी होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला होता है, ये होता है हाइपोटेनियस। और इसी का वैल्यू अपने को पूछा है। तो और बताओ, तो बाकी का दो क्या होगा? तो एक होगा बेस और दूसरा होगा परपेंडिकुलर। क्लियर? अब देखो अगर मैं बात करूं इसके बेस की और परपेंडिकुलर की, तो आप यहाँ से अच्छे से देखना। तो इसकी जो होगा ना, ये वाला जो हाइट, ये वाला होगा लेंथ, ये होगा इसका, एक होगा बेस और दूसरा होगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। कोई भी बेस कोई भी परपेंडिकुलर यहाँ पे हो सकता है पार्टिकुलर इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। आप बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? तो आप यहाँ दिख रहा हो 3 लिखा हुआ है, ये होगा डिस्टेंस 3। अच्छा ये कितना होगा? 4। तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं ना, क्या बता सकते हैं? तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि ओ ए इज इक्वल टू कितना? 3, ओ बी
इक्वल टू कितना 4 है ना, 4 यूनिट। तो हमको पूछा क्या है ए बी, तो हम लोग बोल सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम से ए बी का वर्ग मतलब स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर होगा ना। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि ओ ए का वैल्यू यहाँ से बताओ आप कितना होगा 3, तो हो गया 3 का स्क्वायर प्लस ओ बी का वैल्यू कितना होगा 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, यानी कि ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, दोनों के ऐड करेंगे 9 प्लस 16 कितना होता है 25, इधर स्क्वायर है तो जाके स्क्वायर रूट, ए बी इक्वल टू कितना 5, तो 5 यूनिट होगा, 5 यूनिट क्या होगा इसका आंसर, आंसर सी, ऑप्शन सी इज राइट, सॉरी हाँ ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखो हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है कि ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ये सिमिलरिटी अपने को प्रूव करना है, ठीक है ना, ये सिमिलर होगा या नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देखो दे रखा है कि ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इसमें क्या है कि इन द गिवन फिगर एम ई कौन सा होगा, मतलब ये वाला साइड इज पैरेलल टू एस यू, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोल रखा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर, तो आप देखो सुनना, पहला नंबर ये दोनों पैरेलल है, हम लोग इसको एंगल 1 मान लेते हैं, तो ये वाला एंगल इसको एंगल 1 में मान लेता हूं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। कोई दिक्कत क्यों होगा, क्योंकि क्योंकि एम ई क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान देना, तो ये वाला एम ई जो होगा ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है एक दूसरे का, और ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, जब ट्रांसवर्सल लाइन को इसको कट करता है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल से इक्वल होता है। क्लियर, आपको याद आ रहा होगा, क्लियर, ये इक्वल हो जाएगा, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। अच्छा सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे कोई थर्ड एंगल का बात करेंगे, तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा बराबर होगा। इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ एंगल 4, ठीक है ना, ये वाला एंगल जो होगा एंगल इसको 4, ये एंगल जो होगा एंगल 5, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अच्छा ये दोनों इक्वल होगा तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। आपको याद होगा कहीं, ठीक है ना, आप पढ़े होंगे कि दो एंगल लाइन है, ये लाइन है दूसरा ये वाला लाइन है, दूसरे एक दूसरे को कट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, तो ये दोनों क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। और अभी जो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट बताया वो ये था कि ये लाइन है दूसरा ये लाइन है तीसरा ये लाइन है, तो ये दोनों क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है। आप इस लाइन को एस यू को और इसको एम यू को देखोगे, ये वाला एंगल जो होता है ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा, और सिमिलरली ये वाला एंगल क्या होगा इसको आगे जाएगा तो अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा। क्लियर, सॉरी इधर का एंगल और इधर का एंगल ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो हम लोग अगर इसकी बात करेंगे, ठीक है ना, तो अब हम लोग को देखना है कि कौन सा है। पहले मैं फर्स्ट वाला देखता हूँ, फर्स्ट क्या बोल रखा है एम, बोल रखा है एम ओ ई, तो मैं दिख रहा हूँ ट्रेंगल एम ओ ई। अब देखो तो जैसा जैसा देखो सिमिलरिटी का रूल होता है ना, एक जैसा लिखा हो वैसा ही दूसरा होना चाहिए, ये सिमिलर होगा। तो एंगल देखो एम एम, उसके बाद दे रखा है ओ, उसके बाद दे रखा है ई, तो दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए बताओ। तो एम ओ ई हो गया ना, तो दूसरा हम लोग को इसी तरह से होना चाहिए, मतलब एंगल टू एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, मतलब यू ओ एस होना चाहिए, क्या होना चाहिए ट्रायंगल यू ओ एस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखो एम के बाद ओ आ रहा है, तो यहाँ पर भी यू के बाद ओ आ रहा है, और ओ के बाद एम, उसके बाद ओ के बाद आ रहा है ई, तो इसके बाद आ रहा है ओ के बाद एस, ये दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल आ रहा है। एंगल एम पे जो एंगल बन रहा है वही एंगल यू पे बन रहा है, एस पे बन रहा है वही ई पे बन रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा सिमिलर होगा। ऐसा कुछ बन रहा है क्या, ये नहीं है, ये क्या है नहीं है, ये उल्टा लिखा हुआ है, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा एम ओ ई इज एस यू ओ, क्या है एस यू ओ, सॉरी एक मिनट, हाँ एस यू ओ, ये भी नहीं होगा। क्लियर, फिर देखो ओ ई एम, अब देखो ओ ई एम दे रखा है, इसी को देखो इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो ओ है ना, ओ को पहले लिख रहा हूँ, ई को बाद में एम को इधर, तो सिमिलरली जो चेंजेस यहाँ पे किया हूँ ना सेम चेंजेस मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। देखो ओ ई लिखा हूँ तो यहाँ पर लिखूंगा पहले ओ एस यू, आप देखो ऐसा कुछ है क्या ओ ई एम,
OEMOSU, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है ना। OEM इज सिमिलर टू OSU, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो आ रहा है अपना, वो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। देखना क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है सिंपल कि इन द फिगर ट्रायंगल ACP, क्या दे रखा है, ट्रायंगल ACP इज सिमिलर टू ट्रायंगल DCP। DCP इतना इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है, ठीक है, और बाकी फिगर में दे रखा है। तो बोल रखा है कि कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो एंगल ACP, तो AC और P, मतलब ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल ये सिमिलर है DCP के, DCP के इक्वल सिमिलर है। इसका मतलब इससे क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल का दो प्रॉपर्टी होता है, एक कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। अगर मान मान लो एक है ABC और दूसरा है कुछ इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से मान लो, है ना, इस तरह से मान लो कोई ट्रायंगल है PQR, और दोनों ने बोल दिया सिमिलर है, इसका कंडीशन क्या होता है, इसे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, नहीं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, दूसरा होगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, तीसरा होगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। इसके साथ ही साथ इसके साइड का रेशियो सेम होता है, यानी कि AB/PQ इज इक्वल टू क्या होगा, BC बाय QR इज इक्वल टू होगा AC/PR, है ना। ये साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो ये दो बोल रखा है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब ये एंगल 90 तो ये भी 90 होगा, और ये है 60 तो ये भी 60, और ये 60 होगा ये 30 होगा। 30 क्यों होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो ये 90, ये 60, ये 30 होगा, तभी तो सबका सम 180 होगा, है ना, इसलिए। अब आप देख लो कौन सा दे रखा है, DCP, देखो DCP 60, DCP 60 नहीं, गलत, क्यों, क्योंकि ये DCP आ रहा है 30, देखो DCP, है ना। देखो रुक जाओ, ऐसे नहीं, ऐसे करता हूँ, ठीक है। देखो DCP मतलब ये वाला एंगल बोल रखा है, और ये वाला एंगल आ रहा है आपका 30 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री लिखा है, मतलब रॉन्ग। फिर बोल रखा है ये DCP इज 30, DCP देखो DCP ये 30 दे रखा है, मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। आप चाहो तो बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, मैं दूसरा ऑप्शन चेक करता हूँ, ठीक है ना। देखो DCP 90, देखो DCP 90 मतलब ये वाला एंगल बोल रखा है कि 90 होगा, जो कि है 30, तो रोंग, ठीक है, ये भी रोंग। DCP इज 30, DPC सॉरी, यहाँ पे DPC है, तो DPC बोल रखा है ये 30 होगा, जो कि रोंग होगा, होगा कितना, 60 होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्लियर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 दे रखा है कि the graph of quadratic polynomial is shown in the figure, the sum and product of zeros of polynomial रिस्पेक्टिवली, बोल रखा है इसके जीरोज का सम और प्रोडक्ट क्या होगा। देखो जीरोज का मतलब क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, मतलब जिस पॉइंट पे वो जीरो हो रहा है उसकी वाई का वैल्यू जीरो हो रहा है, उसको बोलते हैं जीरोज। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 पे जब ये एक्स की वैल्यू -1 है, तो वाई की वैल्यू क्या होगा, जीरो। देखो वाई एक्सिस पे क्या है, ये जीरो होता है, ये 1 2 ऐसे जाएगा, इधर -1 -2, तो यहाँ पे y का वैल्यू जीरो होगा, बट x वैल्यू -1 होगा। तो एक जीरो होगा -1, और दूसरा जीरो होगा -3, क्योंकि यहाँ पर भी y का वैल्यू जीरो हो रहा है। तो यहाँ पे दो जीरोज है, दोनों जीरो को मैं मान लेता हूँ अल्फा बीटा, तो यहाँ पे मान लेता हूँ अल्फा इजकल टू -1 और बीटा इजकल टू कितना है, 3 है। अब बोल रखा है यहाँ पे क्या, देखो तो सम, देखो सम 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 ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इजकल टू होगा -1 + 3 यानी कि 2। और दूसरा दे रखा है, दूसरा यहाँ पर देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज बोले या रूट्स बोले बात बराबर है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है ना, यानी कि अल्फा बीटा मतलब अल्फा इजकल टू -1 × 3 मतलब हो गया -3। तो इसका मतलब फर्स्ट आंसर होगा, फर्स्ट होना चाहिए 2 और दूसरा होना चाहिए -3। चेक कर लो कौन सा होगा, 2 और -3, मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्लियर।
अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द सम ऑफ एज ऑफ फादर, एक सेकंड में इसको इरेज करता हूँ, ठीक है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि द सम ऑफ एज इन ईयर ऑफ फादर एंड 3 times द एज ऑफ हिज डॉटर इज 59। बोल रखा है कि सम ऑफ एज ऑफ फादर, एक फादर है उसका एज का सम, और उसकी उसकी डॉटर जो कि जिस जो कि उसके 1/3 एज का 1/3 है, ठीक है ना। 1/3 3 times बोल रखा है ना, मतलब डॉटर के 3 times है उसके फादर का, तो फादर का 1/3 डॉटर हो जाएगा, ठीक है ना। इफ द एज ऑफ फादर इज एक्स ईयर एंड दैट ऑफ हिज डॉटर इन वाई ईयर, देन इक्वेशन क्या है, प्रेजेंटिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ पर दे रखा है पहला नंबर कि डॉटर का एज दे रखा है वाई ईयर और फादर का दे रखा है कितना, एक्स ईयर। यहाँ पर दे रखा है कि एज एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स ईयर और एज ऑफ डॉटर, ठीक है, डॉटर इज इक्वल टू वाई ईयर, ठीक है ना। दोनों का ईयर दे रखा है, एक का एक्स ईयर दूसरा का वाई ईयर। अच्छा सुनना, अब क्या दे रखा है कि दे रखा है कि द सम ऑफ, यहाँ पे पढ़ना, ठीक है, द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड डॉटर। फादर, तो फादर का एज कितना होगा, एक्स ईयर प्लस 3 times ऑफ डॉटर इज इक्वल टू कितना है, 59। सुना क्या दे रखा है, इफ द एज ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, इफ द एज ऑफ फादर इज एक्स ईयर एंड एंड दी हिज डॉटर इज वाई ईयर। देखो उसका देखो यहाँ पे कि सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड 3 times द एज ऑफ हिज डॉटर, मतलब उसके डॉटर का 3 times का एज का सम कितना होना चाहिए, 59। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, देखो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर। अब देखो उसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग मूव करते हैं, कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दे रखा है कि 10th टर्म ऑफ दिस एपी। अब देखो ये आपको एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, आप हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो क्या दे रखा है, पहला √2 है ना, दूसरा दे रखा है कितना, √8, फिर दे रखा है √18, फिर ऐसे मूव करते रहेगा, ठीक है ना। देखो √2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 ही, √8 को लिख सकते हैं 2√2, √18 को लिख सकते हैं क्या, 3√2, ठीक है। इसका मतलब इसी तरह से मूव करते रहेगा। अच्छा ये बोल रखा है एपी में है, तो √3√2 था, इसका आएगा 4√2, फिर आएगा 5√2, फिर आएगा 6√2, फिर आएगा 7√2, इस तरह से मूव करते रहेगा। इसका बोल रखा 10th टर्म, कितना टर्म, 10th टर्म, यानी कि अगर इस एपी का फर्स्ट टर्म यानी कि ए फाइंड करें तो √2, ठीक है ना, डी फाइंड करेंगे तो 2√2, मतलब A2 माइनस A1 यानी कि √2, तो डी इज ऑल्सो √2 एंड n इज इक्वल टू 10, और बोल रखा है ए एन फाइंड करने के लिए, मतलब A10, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। यानी कि A10 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ए का वैल्यू बताओ यहाँ से, देखो कितना, √2, √2 प्लस एन का वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू √2, डी का वैल्यू कितना है, देखो नहीं यहाँ डी का वैल्यू √2 है, तो डी का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना होगा, √2 प्लस 9√2, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 10√2। तो 10√2 कौन सा ऑप्शन है इसमें से, कोई भी नहीं आ रहा है क्या, तो देखते हैं थोड़ा सा इसको, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है ना। तो 10√2 आया कुल मिलाकर, आप इतना याद रखना, ठीक है ना, इसको मैं ऑप्शन के पास जा रहा हूँ, ठीक है ना, देखना इरेज करके, ठीक है, 10√2 आया, ठीक है। हाँ कहाँ गया, हाँ आ गया, ठीक है ना। तो आगे आप याद रखना क्या था अपना आंसर था इसका, इसका आंसर था 10√2। यहाँ पे देखो एक भी ऑप्शन नहीं है 10√2, तो मैं क्या करूँ, इस 10 को रूट के अंदर भेजता हूँ, तो रूट के अंदर भेजूंगा तो 10² इंटू 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है ना? तभी तो आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर से जोड़ा लग के बाहर आता है, ठीक है ना। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना, 100, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, 100 इंटू 2 यानी कि √200। बताओ कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या है, √200 है, ठीक है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन
बी। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 90। क्या है? cos 90 माइनस साइन 90 माइनस साइन 90। अब बताओ कितना होता है? cos 90 का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है क्या? और माइनस साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? साइन जीरो वन होता है, ठीक है ना? सॉरी साइन जीरो साइन साइन जीरो जीरो होता है, ठीक है ना? यानी कि cos 90 कितना हो जाएगा? cos 90 सॉरी, ठीक है ना? साइन जीरो जीरो होता है, cos जीरो वन होता है, cos 90 जीरो हो जाएगा और साइन 90 वन होगा। सही है, साइन 91 है, मैं मिस कर रहा था, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस वन, यानी कि साइन 9 इसका वैल्यू कितना होगा? माइनस वन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? ऑप्शन वन। क्यों? क्योंकि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो होता है और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? वन होता है। तो मैंने इसके वैल्यू पे पुट कर दिया, ये वैल्यू अपना आ गया। क्लियर? ओके। अब इसको मैं इरेज करता हूँ, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 अपना क्या है आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है अपना कि वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच कॉस टू ए इज इक्वल टू कॉस ए। अब देखो बोल रखा है कॉस टू ए इज इक्वल टू कॉस ए, और ये बोल रखा है सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसमें से कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा? आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, ए का वैल्यू, ये वैल्यू मैं पुट करता हूँ, ए इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया कॉस टू इंटू जीरो इज इक्वल टू कॉस जीरो, है ना? ए का वैल्यू मैंने जीरो पुट किया तो हो जाएगा कॉस जीरो इज इक्वल टू कॉस जीरो, मतलब जीरो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना? बाकी सब भी आप चेक करोगे, बाकी सब पे इक्वल नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, बाकी जो गिवन इन्फॉर्मेशन उस पर, ठीक है ना? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इसका जीरो आंसर होगा। क्लियर? ओके। अब हम लोग मूव करते हैं, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 14 पे दे रखा है एट एन इंस्टेंट, एक मिनट में इसको ये करता हूं, हाँ। एट एन इंस्टेंट द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ स्टिक फाउंड टू बी रूट थ्री टाइम्स द लेंथ ऑफ अ स्टिक एज shown in the figure below the sun's altitude at that instant। बोल रखा है कि यहाँ पे एक स्टिक है ना? स्टिक का लेंथ कुछ ना कुछ होगा, मान लेते हैं स्टिक का लेंथ जो है वो कुछ रहा होगा ए, मतलब ए रहा होगा, कुछ भी ए यूनिट। तो इसका जो शेडो का लेंथ है ना, शेडो का लेंथ मतलब ये वाला जो शेडो है ना, ये होगा रूट थ्री टाइम्स लेंथ ऑफ स्टिक, मतलब रूट थ्री ए। तो बोल रखा इस इंस्टेंट पे सन का एल्टीट्यूड क्या होगा, मतलब सन जो ये एंगल बना रहा होगा, ये वाला एंगल, तो बोल रखा ये एंगल क्या होगा? तो आप बताओ, पहला नंबर क्या पता है? ये इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, हमको थीटा चाहिए, ये 90 होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हमको क्या क्या पता है? हमें पता है परपेंडिकुलर जो कि ये वाला है, और दूसरा बेस। तो बताओ परपेंडिकुलर और बेस में किस में रिलेशन होता है? तो टेन थीटा में। किस में? टेन में। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, यही होता है। तो बताओ टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर का वैल्यू ए डिवाइड बाय ए रूट थ्री, या रूट थ्री ए, ये बताओ यहाँ से ए से ए कट गया, तो बताओ क्या होगा? टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री। अब बताओ टेन कितना डिग्री का वैल्यू वन बाय रूट थ्री होता है? 30 डिग्री का। कितना यहाँ से लिख सकते हैं ना इसको, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन कितना? 30, क्योंकि टेन थर्टी ही वन बाय रूट थ्री होता है। तो यहाँ से बताओ थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 30 डिग्री, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट अगर मूव करते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, क्या दे रखा है कि द लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर कोन इज कर्व्ड curved out of a solid hemisphere of radius r as shown in the figure below the slant height of the cone। तो बोल रखा है एक यहाँ पे दे रखा है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर एक लार्जेस्ट कोन बनाया गया है इस तरह से। तो बोल रखा है इसका स्लेंट हाइट, मतलब ये वाला हाइट क्या होगा? अब बताओ ये क्या है? अपना हेमिस्फीयर है, तो मैं हेमिस्फीयर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, अच्छे से देखना इसको मैं। ये देखो अपवर्ड है, इसको डाउनवर्ड कर, सॉरी ये डाउन,
हाँ अपवर्ड है, अपवर्ड ओपन, इसको डाउनवर्ड ओपन करता हूँ, ठीक है ना। ये इस तरह से रहा होगा, या ऐसे समझ लो ना, ये हेमिस्फीयर है, इस तरह से है। ये सर्कल नहीं है, ये बॉल जैसा है, गेंद जो होता है ना, गेंद जैसा है, ठीक है ना, गेंद जैसा, ठीक है ना, बॉल, बॉल के जैसा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का जो ये वाला हाइट होगा ना, ये वाला हाइट भी आर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हाइट होगा वो वही हाइट होता है, ऐसे करके घूमते रहता है बॉल, ठीक है ना। तो ये आर होगा, तो ये भी आर होगा, है ना, ये आर है तो ये भी आर होगा, ये दोनों आर होगा। और यहाँ पर जो ये वाला एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का बनता है। आप अगर अच्छे से देखोगे ना, तो ये वाला जो ट्रेंगल बन रहा है ना यहाँ पे, तो दिस ट्रेंगल इज ए राइट एंगल ट्रेंगल। ओके, कौन सा ट्रेंगल? राइट एंगल ट्रेंगल। तो अपने को चाहिए ये वाला हाइट एल चाहिए। तो क्या होता है बताओ, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लोग स्फीयर में पढ़े होंगे, ठीक है ना, या सॉरी कोण में पढ़े होंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बताओ एल स्क्वायर इज इक्वल टू, एच भी इसका आर ही होगा, क्योंकि ये जो ये वाला एच है इसी को हाइट बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं। और ये दे रखा है अपना आर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर, यानी कि एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आर स्क्वायर। यानी कि यहाँ से हम लोग इसको यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है ना। एल इज इक्वल टू क्या हो गया, R√2। देखो कोई ऑप्शन है क्या, √2 R, है ना, √2 R, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया क्या, है ना। अब देखो यहाँ पे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर मूव करते हैं, कहाँ गया, हाँ, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है कि फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या दे रखा है कि मीन इज 3/4 टाइम्स ऑफ मीडियन। मैंने लिखता हूँ मीन, ठीक है ना। तो मीन इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3/4 टाइम्स ऑफ मीडियन, ठीक है ना, मीडियन, है ना, ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो तो बोल रखा है देन मॉड इज इक्वल टू, बोल रखा है मॉड इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है बहुत मस्त। क्या फॉर्मूला होता है कि 3 मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन, 2 मीन प्लस का मॉड, प्लस का मॉड, अपने को चाहिए मॉड। तो बताओ मॉड इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 मीन, ये है ना, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अच्छा मीडियन को अपने को आंसर किस में है, सब देखो मीडियन, अच्छा मीडियन भी है और मीन में भी है, ठीक है ना। तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, मीडियन में फाइंड करके देखता हूँ, फिर मीन में भी देख लेंगे, कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मीन को, सॉरी मीडियन को मीडियन ही रहने देता हूँ, 3 मीडियन रहने देता हूँ, माइनस 2 इंटू इस मीन के जगह पर लिख रहा हूँ ये वाला वैल्यू, मीन के जगह पे ये वाला वैल्यू 4/3 मीडियन, कितना, इंटू 4/3 मीडियन, ठीक है, 4/3, ये कितना हो जाएगा बताओ, 3 और माइनस का 8/3 मीडियन, मीडियन, ठीक है ना। तो हो जाएगा कितना, 3 3 जा 9 - 1, 9 - 8 मतलब 1/3 मीडियन। कोई है ऑप्शन, नहीं है। चलो दूसरा करते हैं, इसको हम लोग मीन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, मीन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ से मॉड बराबर क्या होगा, मॉड बराबर, यहाँ से देखो मॉड बराबर हो जाएगा अपने पास 3 मीडियन, कितना होगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है ना। अब मैं मीडियन को कन्वर्ट करता हूँ, तो मीडियन को मैं क्या लिखूंगा, 3 तो 3 ही रहेगा, इनटू क्या हो जाएगा, कितना मीन, तो 4/3 मीन, कितना, 4/3 मीन माइनस का 2 मीन, ठीक है ना। ये 3 कट गया, तो कितना होगा, 4 में से 2 गया तो 2 मीन, ठीक है ना। तो मॉड बराबर होगा 2 मीन। कोई ऑप्शन है क्या, कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। देखना पड़ेगा 3 टाइम्स द मीन, 3 टाइम्स आ रहा है मीन या 2 टाइम्स आ रहा है, अपने को देखना पड़ जाएगा फिर से। एक बार मैं अगेन करता हूँ, ठीक है ना। देखो क्या होता है फॉर्मूला, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस का मॉड होता है, सॉरी, हाँ 3 मीडियन इक्वल 2 मीन प्लस का मॉड होता है, ये से चले गया। तो मॉड इक्वल टू हो गया 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, ठीक है ना। तो 3 मीडियन तो 3 मीडियन रहेगा, ठीक है। और फिर मैंने मीन को क्या लिखा, 4/3 मीडियन, तो 4/3, 4 2 जा 8/3, क्लियर। यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, 3 3 जा 9, यहाँ पे 1 होगा, 3 3 जा 9 माइनस 8 गया तो 1/3 मीडियन, तो 1/3 मीडियन,
तो है नहीं, 1/3 मीडियन है नहीं। अच्छा 1/3 मीडियन है, इसको लिख देते हैं। तो 4/3 नहीं नहीं, 1/3 मीडियन नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर हम लोग करते हैं मॉड इजकल टू 3 मीडियन प्लस 3 मीडियन प्लस, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है ना। हाँ तो देखो यहाँ पर हम लोग कहाँ पे मिस्टेक किए हैं, तो आप देखो यहाँ पे क्या मैंने लिखा हूँ कि मीन इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखोगे, मैं रुक जाओ कलर चेंज करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे हाँ, देखो यहाँ पे क्या है कि 3 टाइम्स 4/3 मीडियन, मीन इज इक्वल टू 3/4 मीडियन। लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ 4/3, जबकि होना चाहिए 3/4। तो इसको हम लोग 3/4 कर कैलकुलेट करते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्या हो जाएगा बताओ, मॉड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, ठीक है ना। तो 3 मीडियन माइनस का 2 इंटू कितना होगा 3/4, क्या हो जाएगा मीडियन। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 3, और माइनस का 3/2 मीडियन। ये हो गया कितना इक्वल टू 3/2 मीडियन, ठीक है ना। 3/2 मीडियन की ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट करने में थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ से यहाँ पे देखना आप, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। ओके, अब देखते हैं हम लोग आगे आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, हाँ 16 के बाद आ जाएगा अपना 17, इधर गया। हाँ 17 नंबर देखो, 17 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखो 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि हाँ, कि 0 से 20 दे रखा है, कंसिडर द given data, the difference of lower limit of median class and upper limit of मॉडल क्लास। देखो मीडियन का लोअर लिमिट और मॉडल का, मीडियन तो आपको पता है मीडियन, अब मॉडल मतलब हो गया मॉड, ठीक है ना। तो मॉड और मीडियन के दोनों का क्लास का डिफरेंस बोल रखा है क्या होना चाहिए, क्लियर। अब पहले हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा मीडियन। अच्छा मीडियन फाइंड करने के लिए ना अपने को इन सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो ऐड करने के बाद उसको अपन लोग बोलते हैं एन, क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, ठीक है ना। बताओ तो एन बराबर कितना हो गया, 15 + 30 + 50, ये 50 है, प्लस का 63, प्लस का 35, प्लस का 32, इतना दे रखा है। सबको हम लोग ऐड करेंगे कितना होगा बताओ। देखो 2 + 5 7 + 3 10, 10 + 5, 10 + 5 कितना हो जाएगा 15, 15 का 5 कैरी कितना बचेगा, 50 का 5 कैरी 1, 3 3 6 + 1 7, और 7 और प्लस 6 13, 13 + 5, 13 + 5 कितना हो जाएगा 18, 18 + 3 21, 21 + 1 कितना 22, यानी कि 225 हो गया। ये हो गया एन। अब अपने को n/2 फाइंड करना पड़ता है। आपको याद होगा कि जब हम लोग मीडियन फाइंड करते हैं ना तो n/2 फाइंड करना होता है। तो 225/2 करते हैं ना, तो कैंसिल होगा 1 1 2.5, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 112.5। तो अब देखते हैं 112.5 कहाँ तक कहाँ आता है। देखो 30 + 15 45, 45, 45 + 50 कितना हो जाएगा, 45 + 50 95, और 95 + 63 तो कितना हो जाएगा आपको 95 + 63, यानी कि 158 हो जाएगा। और 158 112 से ज्यादा है, मतलब ये जो होगा ना, मतलब 60 to 80 जो होगा ना, यही होगा इसका मॉडल क्लास। क्या होगा, इसका होगा मॉडल क्लास, ठीक है ना। अब बताओ बोल रखा मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, यहाँ पे देखना लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास दे रखा है, ठीक है ना। तो अगर लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास दे रखा है तो इसका क्या होगा बताओ, लोअर लिमिट 16, मतलब लोअर लिमिट इसका हो गया 60। ओके, अब बोल रखा है दूसरा, दूसरा उनका मॉड, ठीक है, ये सॉरी मीडियन बोल रखा था, मीडियन का मॉड, मॉडल क्लास इनकी मॉड का बोल रखा है अपर लिमिट। तो मॉड मतलब क्या होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो उसको बोलते हैं अपन लोग मॉड, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे कितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 63, तो इसी का ज्यादा है। तो बताओ इसका अपर लिमिट कितना होगा, तो 80, और दोनों का डिफरेंस बोल रखा है, मतलब U - L, ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 80 - 60, 80 - 60 करेंगे तो 20 आएगा, इसका आंसर होगा 20। तो आप बताओ इसमें से आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके,
अगर हम लोग नेक्स्ट अगर मूव करते हैं, नेक्स्ट कहाँ पर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है एन अनबेस्ड डाई इज थ्रोन वंस। बोल रखा है एक अनबेस्ड डाइस है। अनबेस्ड डाइस का मतलब होता है सिंपल सा कि उसमें पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जाएगा। मान लो कि हेड ही, सॉरी, डाई बोल रखा है मतलब कि वन ही ज्यादा आएगा, मोर टाइम्स आएगा, टू ही आएगा, मतलब कुछ भी आ सकता है, उसको बोलते हैं जिसका हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो बोल रखा है एन अनबेस्ड डाई इज थ्रोन वंस द probability of getting an even prime number greater than 2 इज। बोल रखा है एक डाई को रोल किया गया है तो उससे वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, फाइव आ सकता है, सिक्स भी आ सकता है। ठीक है, बोल रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन, देखो यहाँ से पूरा पूरा रुक जाओ यहाँ से, हाँ ये वाला पूरा देखो, एन इवन प्राइम नंबर, बोल रखा इवन प्राइम नंबर, उसके साथ ही साथ रखा ग्रेटर देन टू, नॉट इक्वल टू, ओनली बोल रखा है ग्रेटर देन, मतलब दो से ज्यादा होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि टू इज ओनली ओनली इवन नंबर, इवन नंबर दैट दैट इज ऑल्सो ऑल्सो प्राइम, जो कि प्राइम भी है। सिर्फ और सिर्फ दो अकेला ऐसा नंबर है जो कि इवन भी और प्राइम भी है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि थ्रोन अ डाइस डाइस वंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू। तो आप बताओ, दो से इस दो तक छोड़ दो, इस दो तक इसको इसको कैंसिल आउट कर दो, इसको कैंसिल आउट कर दो। इसके बाद बताओ इसके बाद इधर कोई भी प्राइम नंबर है क्या जो कि इवन भी हो? नहीं है। तो नहीं है मतलब कितना, जीरो। नहीं है मतलब जीरो, कितना होगा, जीरो, यानी कि 0/6 इक्वल टू जीरो। तो आंसर इज जीरो, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना केस बेस्ड स्टडी, ठीक है ना, केस, ठीक है, केस स्टडी। हम लोग देखते हैं केस स्टडी में क्या बोल रहा है अपने को, ठीक है ना। केस स्टडी में अपने को दो क्वेश्चन है, 19 एंड 20, ठीक है। तो पहला नंबर देखो, 19 नंबर हम लोग सीधे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम लोग पता है कि ऑप्शन क्या है, बाद में देखेंगे, ठीक है ना। पहला नंबर देखो क्या दे रखा है कि 19 नंबर एसर्शन दे रखा है, सॉरी एसर्शन रीजन दे रखा है। एसर्शन रीजन दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट ई इज वन। तो राइट, मतलब सर्टेन इवेंट का मतलब हो गया एकदम 100% श्योर, ठीक है, श्योर इवेंट। ओके, अब देखो दिस सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज वन। बोल रखा है किसी एक्सपेरिमेंट का जितना भी इवेंट है सभी का सम क्या होगा ना, वन होगा। ये बात भी सही है, जैसे कि मान लो पीई प्लस पीई नोट, मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट इवेंट, इन सभी का सम वन होता है। मतलब जितना भी चीजें होगी ना सबका सम ऑलवेज वन होगा। एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज वन। ओके, क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज ई इज वन। तो दोनों क्या होगा, दोनों ट्रू होगा। तो पहला ऑप्शन देखना आप क्या दे रखा है, बोथ assertion ए एंड रीजन आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। ट्रू होगा, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, ऑप्शन बी आप देखो क्या दे रखा है, both assertion A and region R are true, but region R not the correct explanation of assertion A। बोल रखा है कि दोनों तो सही है बट ये जो है इसका क्या बोल रखा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अच्छा, ऑप्शन सी क्या दे रखा है, assertion A इज ट्रू बट रीजन R इज फॉल्स, मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज वन, ये तो ट्रू है। और बोल रखा है सेकंड फॉल्स है, ये तो सी नहीं होगा। ठीक है, डी एक्सेशन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, ये भी नहीं होगा, ठीक है, डी भी नहीं होगा। अच्छा, ए आया और सी आया, मैं ए को फिर ए आया और बी आया, मैं दोनों के बार और पढ़ता हूँ, ठीक है। ए assertion ए एंड रीजन आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। तो assertion ए का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, हाँ, जितना भी होगा हम लोग कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है ना। बोथ रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेशन ए, ठीक है ना। इसका ऑप्शन ए आप बोल सकते हो, ठीक है ना। उसको आता है ऑप्शन बी, ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर बी आता है, 20 आता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दे रखा है, यहाँ पे देखना, क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है √2 plus √3 is an irrational number. The sum of two irrational number is always an irrational
नंबर बोल रखा है कि √2 प्लस √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का दोनों इरेशनल नंबर होगा। अब बोल रखा है द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ये बोल रखा है कि दो इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल नंबर होता है, तो ये होगा फॉल्स होगा, क्या होगा, फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि 3 + √2 ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अच्छा 3 - √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, बट दोनों का अगर ऐड करते हैं ना, 3 + √2 + 3 - √2, तो √2 कैंसिल हो जाता है, ये कितना, 3 + 3 = 6, ये आ रहा है, क्या आ रहा है, ये रेशनल, क्यू से रिप्रेजेंट करें, रेशनल। और कई बार इरेशनल भी हो जाएगा, जैसे √2 और √3 दोनों इरेशनल नंबर है, और दोनों को ऐड किए, दोनों फिर से इरेशनल आ गया, क्यू डैश इरेशनल नंबर आ गया। मतलब एसर्शन ए तो ट्रू है, बट रीजन आर फॉल्स होगा। तो 20 का आंसर क्या होगा, assertion A is true but region R is false, यानी ऑप्शन सी, 20 का आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के ऑब्जेक्टिव सभी ठीक है, बेसिक का आप लोग क्लियर हो गया होगा, आई होप, और आप लोग को समझ में भी आया होगा। और कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू एवरीवन, थैंक